Hello friends, welcome to the Hindu daily editorial analysis. Today at the 29th of the September 2023, we will discuss editorial published in the Hindu newspaper. टुडे एडिटोरियल की बात करें तो आज जो एडिटोरियल है इसमें देखते हैं तो जीएस सेकंड पेपर से रिलेटेड एडिटोरियल पब्लिश हुए हैं और इसमें हम देखते हैं जो ये सेकंड एडिटोरियल है, रिफॉर्म कैन एड्रेस इंडियाज किडनी ट्रांसप्लांट डेफिसिट। तो भारत में पूरे विश्व में किडनी ट्रांसप्लांटेशन की बहुत डेफिसिट है। हम देखते हैं बहुत सारे लोग, लाखों लोग हर साल किडनी की ख़राब होने से मर जाते हैं, उन्हें ट्रांसप्लांटेशन करने का कोई डोनर नहीं मिलता है। ये टॉपिक हमारा जीएस सेकंड से रिलेटेड है, सर्विस रिलेटिंग टू हेल्थ। तो हेल्थ से रिलेटेड ये टॉपिक है, आइए डिस्कस करते हैं। इससे पहले देखा जाए तो जय मेहता, उत्कर्ष अग्रवाल और जीवंत रामपाल, इन लोगों ने इस आर्टिकल को लिखा है। तीनों लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से रिलेटेड पर्सन है। किडनी शॉर्टेज की बात करें अगर इस आर्टिकल में जो डिस्कस किया गया है तो पूरे विश्व में किडनी का जो है एक अलार्मिंग कंडीशन चल रहा है। और 2022 की बात करें तो करीब करीब 2 लाख पेशेंट ऐसे थे जिन्हें किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत थी, लेकिन 7500 ट्रांसप्लांटेशन केवल हो पाए, यानी केवल 7,500 लोगों को मिल सका 2 लाख लोगों में से, यानी कुल 3.4% लोग ही किडनी ट्रांसप्लांट करा सके। अब किडनी ख़राब होती क्यों है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। किडनी आखिर लोगों की इतनी तेज़ी से ख़राब क्यों हो रही है, पहले तो ऐसा नहीं होता था। तो इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है डायबिटीज़, माल नरिशमेंट, ओवर क्राउडिंग एंड पुअर सैनिटेशन। हम जानते हैं पहले जो है लोग अपने घरों पर सरसों का तेल खाते थे, आज जो है रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं या पाम ऑयल खा रहे हैं या जो भी फास्ट फूड खा रहे हैं उसमें पाम ऑयल की जो है बहुत ज़्यादा मात्रा है। यहाँ तक कि जो सरसों का तेल मस्टर्ड ऑयल कह कर बेचा जाता है 100% पे, उसमें भी 30 to 40% पाम ऑयल होता है। और ये बहुत बड़ा कारण है डायबिटीज़ का। माल नरिशमेंट देखने को मिल रहा है, बहुत सारे लोग जो है आज भी भूखमरी के शिकार हैं। और सैनिटेशन की कमी से भी जो है ये किडनी फेलियर की कंडीशन देखने को मिलती है। और यहाँ तक कि जब स्थिति क्रोनिक किडनी डिजीज तक पहुँच जाती है तो ये जो है स्थिति बहुत ज़्यादा सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाती है, जिसे हम एंड स्टेज रेनल डिजीज भी कहा जाता है, जिसको ESRD कहते हैं। और ये जो है स्थिति देखा जाए तो भारत में बहुत तेज अलार्मिंग कंडीशन में पहुँच कर करीब 17% भारत की पॉपुलेशन को ये किडनी डिजीज जो है क्रोनिक किडनी डिजीज अफेक्ट कर रही है। अब जो ये एंड स्टेज रेनल डिजीज है किडनी की, इसका सबसे बेटर ट्रीटमेंट यही है कि किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छा अल्टरनेटिव आज तक हमको नहीं मिला है। इसके पीछे कई कारण ये हैं कि क्वालिटी, इस ट्रांसप्लांटेशन के बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है पेशेंट की वो बढ़ जाती है और कन्वीनियंस भी उसके लिए बहुत ज़्यादा होता है, साथ ही साथ लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है और ये कास्ट इफेक्टिवनेस भी है। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि ट्रांसप्लांटेशन किया जाए, बल्कि जो है वो अन्य चीज़ों से बचा जाए, क्योंकि कास्ट इफेक्टिव है। दूसरी बात की जाए भारत की तुलना में, अगर बात की जाए अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट में हम देखते हैं जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पर करीब 20% ट्रांसप्लांटेशन होते हैं। तो भारत में 3.4% हो रहे हैं, अमेरिका में 20% हो रहे हैं। और इसके पीछे एक मेडिकल फैसिलिटी ही कारण नहीं है, साथ ही साथ यहाँ पर बहुत ही मोर स्ट्रेंजेंट रेगुलेशन भी है, बहुत ज़्यादा कड़े कानून का होना भी जो है एक कारण है। लेकिन यहाँ पर ये बता दें, कड़ा कानून होने के बावजूद आज भी हम देखते हैं बहुत सारे लोगों, मरीजों के ऑपरेशन के दौरान, किसी दूसरी बीमारी के दौरान किडनी ही डॉक्टर निकाल करके बेच देता है। ऐसे केसें मिलते हैं। बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं चलता, जो काफ़ी स्वस्थ हैं उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि उनकी किडनी निकाल लिया गया, जब तक कि कोई उस पर जाँच वगैरह न की जाए। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। अब देखा जाए तो कोई भी पेशेंट किडनी कैसे प्राप्त कर सकता है, तो इसके लिए 4 कंडीशन है भारत में, 4 तरीके हैं जिससे किडनी को किसी से प्राप्त किया जा सकता है। पहला है कि डोनेशन के माध्यम से कोई व्यक्ति जब मर जाए तो मरने से पहले अगर अपने किडनी को या बॉडी आर्गन को डोनेट कर दिया है तो उससे जो है वहाँ के डोनेशन से हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके जो है पूरी जो क्राइटेरिया देखी जाएगा, अगर उसमें सूटेबल है तो उस व्यक्ति को हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि जो रिलेटिव है वो डोनेट करें, यानी दोनों ही डोनेशन का तरीका है कि या तो डिजीज पर्सन करे या कोई रिलेटिव करे या फ्रेंड करे। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखने वाली बात है, इसमें कोई पैसे का मामला नहीं होना चाहिए। और साथ साथ जो रिलेटिव या जो डोनेट करते हैं उसमें बहुत बड़ी समस्या आती है ब्लड टाइप की और टिश्यू टाइप की। और ऐसा देखा जाता है फ्रेंड या डोनर जो रिलेटिव होते हैं वो इनकम्पैटिबल होता है और स्पेशली बहुत कम केसों में वो डोनेट हो पाता है। तीसरा कारण जो है उसमें किडनी स्वैप है। और चौथा है किडनी चेन। किडनी स्वैप का मतलब अदला बदली। जैसे सिंपल से देखा जाए, इसको एक रेगुलेशन लाने की आवश्यकता है कि लोग आपस में किडनी एक्सचेंज कर सकें। जैसे सिंपली बात है, एक व्यक्ति
जो अपना किडनी को डोनेट करना चाहता है अपने रिलेटिव को, लेकिन उसका जो ब्लड ग्रुप या ब्लड टिश्यू टाइप वगैरह मैच नहीं कर रहे हैं, अगर वो क्या करे किसी ऐसे व्यक्ति से जो उसका मैच करे और नेक्स्ट पर्सन इससे मैच करे, आपस में म्यूचुअली अगर मैच कर जाए तो वे आपस में किडनी स्वैप कर दें, अदला बदली कर दें, तो इस तरीके को जो है हम किडनी स्वैप करेंगे। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है, लेकिन इसमें जो है थोड़ी समस्या है पर्सन को खोजना। जैसे सिंपल से बात की जाए, जैसे आर्टिकल में एग्जाम्पल लिया गया है, सपोज करें दो स्ट्रेंजर हैं, सुनीता और जोया। सपोज करते हैं सुनीता के स्पाउस जो हैं वो किडनी सुनीता को डोनेट करना चाहते हैं परंतु मैच नहीं कर रहा, जोया के भी जो स्पाउस डोनेट करना चाहते हैं पर उसके लिए मैचिंग नहीं है। लेकिन अगर सुनीता और जोया दोनों के स्पाउस जो हैं म्यूचुअली अगर देखा जाए तो वो दोनों के लिए अगर कंपेटिबल है, तो अगर इस तरीके से वो आदान प्रदान कर लें तो हम इसे किडनी स्वैप कहेंगे। किडनी चेन क्या है? किडनी चेन एक्चुअल में सिंपल ये है, जो स्वैप से थोड़ा सा अलग है कि एक चेन बना दें, कोई भी व्यक्ति जिसको आवश्यकता हो किडनी को वो डोनेट कर दे, कोई व्यक्ति डोनेट करना चाहता हो और नेक्स्ट पर्सन जो स्वयं किडनी डोनेट तो करेगा लेकिन जो उसको उसके कंपेटिबल जो किडनी मिल जाए उसे वो क्या करे, एक्सेप्ट कर ले। और लेकिन इसमें भी कंडीशन है कि वहाँ पर एक्सपेक्टेशन भी नहीं होना चाहिए, यानी किडनी को हमको रिटर्न में किडनी मिले। किडनी जो चेन है, चेन वाली बात में करें तो उसमें रिटर्न वाली एक्सपेक्टेशन नहीं है। जैसे स्वैप में तो एक्सपेक्टेशन है कि हम स्वैप करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, लेकिन किडनी जो चेन वाली प्रोसीजर है उसमें हमें ये बात बचने की ज़रूरत है कि अगर कोई मिल गया तो ठीक है, नहीं तो हम रिटर्न में किडनी एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे। रिसर्च भारत में ये बताते हैं कि भारत में जनरली कोई भी स्वैप कंडीशन नहीं देखने मिलता और न ही कोई किडनी चेन जो है इंटरचेंज हमको देखने में मिलता है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, लीगल रीजन है, लीगल कारणों से भी ये चीज़ें संभव नहीं हो पाती है। स्वैप ट्रांसप्लांट आर लीगली अलाउड इंडिया विथ ड्यू परमिशन। तो स्वैप जो है वो भारत में अलाउ तो है लेकिन उसके लिए हमें परमिशन लेनी पड़ेगी और स्पेशली ये नियर रिलेटिव के लिए केवल अलाउड है। डोनर रेसिपिएंट जो है वो पेयर एक नियर रिलेटिव होने चाहिए, एक अजनबी या स्ट्रेंज पर्सन नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए एक्सेप्शन टू दिस रिस्ट्रिक्शन और केरला, तो केरल, पंजाब, हरियाणा हाई कोर्ट ने कुछ ऐसे जजमेंट दिए हैं जिसमें कहा गया कि नियर रिलेटिव होना आवश्यक नहीं है। जो डोनर रेसिपिएंट पेयर हैं वो वेरिफिकेशन के बाद, परमिशन के बाद वो ऐसा कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, उसमें नियर रिलेटिव होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसमें देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं वहाँ पर ऐसे लॉ नहीं बनाया गया, वहाँ पर लॉ बनाने की ज़रूरत है। और जब लॉ को हम ईज करेंगे, बहुत आसान बनाएंगे, तभी जा कर के डायरेक्ट डोनेशन आवश्यकता है। अदरवाइज ये जब लॉ नहीं बन पाएगा तो डायरेक्ट डोनेशन संभव नहीं हो पाएगा। आगे देखा जाए तो भारत में एक बहुत ही जो किडनी स्वैप वाली बात है वो नहीं मिलती, नो चेन बिल्कुल ही नहीं मिलता है। और इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है कि अल्ट्रुइज्म को जोड़ा गया कि परोपकार की भावना से ही होना चाहिए। इसके पीछे कारण यह है कि अगर ऐसा होगा तो बहुत सारे लोग किडनी बेचने का धंधा शुरू कर देंगे और हॉस्पिटल वाले इसमें बहुत मालामाल हो जाएंगे। तो जैसे कि लेबर मार्केट में, सब्जी मार्केट में जैसे देते जो प्रोड्यूस करता है एक्चुअल में वो कीमत नहीं पाता है, और जो बिचौलिए होते हैं, मंडी वाले होते हैं या जो बहुत ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में होते हैं वो बहुत ज़्यादा कमाते हैं। तो यही हालत हो जाएगी किडनी के लिए। लोग किडनी सस्ते में 2000-4000 में बेच देंगे और हॉस्पिटल वाले उसे 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख में बेचेंगे, इसलिए भी इसको रोका गया। लेकिन केरल में ये अलाउ है, वहाँ अल्ट्रुइज्म का कंडीशन नहीं रखा गया है। और ये चीज़ें अन्य जगहों पर हो सकती है लेकिन भारत में हम जानते हैं यहाँ पर हॉस्पिटल की स्थिति ऐसी नहीं है। हम न्यूज़ में पढ़ते हैं कि बहुत सारे हॉस्पिटल वाले किडनी अनजाने में मरीज से निकाल करके बेच देते हैं। हम देखते हैं लैक ऑफ किडनी चेन इज पॉसिबली एन इवन बिगर अपॉर्चुनिटी मिस्ड देन स्वैप। तो किडनी जो चेन है मॉडल में उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि अगर हम चाहें तो उसको हम अप्लाई कर दें तो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। लेकिन भारत में एक समस्या ये हो जाती है, और समस्या नहीं है, वो आवश्यक भी है कि जब कोई व्यक्ति डोनेट करता है स्वैप के कंडीशन में स्पेशली या चेन के कंडीशन में, तो उससे एक्सपेक्टेशन होती है हमको किडनी मिले और साइमल्टेनियसली हम भी जो है ऑपरेशन करवा लें। यानी एक दो व्यक्ति हैं जिन्होंने किडनी डोनेट किया स्वैप के माध्यम से, चाहे किडनी चेन के माध्यम से, वो चाहते हैं कि तुरंत जो है हमारा भी रिलेटिव को, दूसरा व्यक्ति जो है जिसको हम डोनेट कर रहे हैं उसका रिलेटिव हमें डोनेट कर दे और तुरंत हम ऑपरेशन अपना करवा कर ट्रांसप्लांट करवा लें। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। बहुत सारे व्यक्ति हो सकता है बाद में मुकर जाए या वो बहाना कर ले कि उसकी जो है हालत ठीक नहीं है, ऐसी कंडीशन आ सकती है, इसलिए भी ज़रूरी है। अगर देखा जाए जो चेन के कंपैरिजन में जो स्वैप है वो एक लोअर हॉस्पिटल रिसोर्स की आवश्यकता होती है, और चेन कंपेयर टू द स्वैप इन्वॉल्व सिग्निफिकेंटली चेन वाली जो प्रोसीजर है उसमें हॉस्पिटल के खर्चे कम आते हैं, रिसोर्सेज कम आते हैं। लेकिन अब देखा जाए यहाँ पर बहुत सारे रेगुलेशन टाइट होने की वजह से किडनी के जो
सेलिंग ए किडनी टू रिलीव फाइनेंशियल स्टेज इन मेन स्ट्रीम रेफरेंस। अब यहाँ पर हम देखते हैं ब्लैक मार्केट भी इसके बावजूद एक्टिव है। बहुत सारे लोगों को बाद में नहीं पता चलता है और उससे ऑफ द बुक रूल बुक में नहीं होता है, कोई रिकॉर्ड मेंशन नहीं किया जाता। बहुत सारे लोग किडनी आज भी बेच दी जाती है जो कि लीगल नहीं है, और कोई व्यक्ति अगर इसमें कोई समस्या क्रिएट हुई तो वो कोई क्लेम नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, एट ए स्लो पेस। अगर देखा जाए रिफॉर्म की भारत में आवश्यकता है लेकिन उसकी स्पीड बहुत कम है। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट 1994 सेट द बॉल रोलिंग बाय रिकॉग्नाइजिंग ट्रांसप्लांट पॉसिबिलिटी फ्रॉम ब्रेन स्टेम डेथ। तो ब्रेन स्टेम डेथ के कंडीशन में जो ये नियम बने हैं ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट 1994 में, वो कहता है कि ब्रेन स्टेम डेथ होने की कंडीशन में ही, जिसमें 2011 में अमेंडमेंट किए गए और कहे गए कि स्वेप ट्रांसप्लांट वेयर लीगलाइज। तो स्वेप लीगलाइज है लेकिन नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम वाज इनिशिएट, इसके लिए जो है नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम को इनिशिएट किया गया है। और जो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू रूल 2014 कहता है कि स्वेप ट्रांसप्लांट आर अलाउड ओनली फॉर नियर रिलेटिव। ये भी जो 2014 में ऑर्गन नियम बने हैं जो कि वो भी कहते हैं कि नियर रिलेटिव के लिए है, यानी एक स्ट्रेंज पर्सन के लिए, अजनबी के लिए नहीं है। इसके पीछे का कारण यही कि लोग इसको खरीद बिक्री का काम न करें। गवर्नमेंट ने रिसेंट 2023 की बात की जब इसी साल फरवरी में उन्होंने कुछ फ्लेक्सिबिलिटी ले आया है कि एज के कंडीशन में, डोमिसाइल रिक्वायरमेंट कंडीशन में, कि जो एक ऑर्गन को कोई व्यक्ति प्राप्त कर सके, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा रिफॉर्म की आवश्यकता है। अगर देखा जाए बेनिफिशियरी को अगर हम इनक्रेज करें, अल्ट्रुइस्टिक डोनेशन को जो है प्रमोट करें, जिससे कि लोग परोपकार की भावना से करें, लेकिन ये भी जो है नियर रिलेटिव डोनेशन से भी पॉसिबल है, क्योंकि जो गवर्नमेंट के रूल हैं उसे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, किडनी एक्सचेंज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है, तभी जाकर ये पॉसिबल हो पाएगा। अगर बात करें इंडिया डज नॉट नीड टू इनोवेट इन ऑर्डर टू रिफॉर्म चेन एंड शेप। भारत को बहुत ज़्यादा नए इनोवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हमें दूसरे देशों से सीखना चाहिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल, नीदरलैंड, यूनाइटेड स्टेट। ये लोग जो है अल्ट्रुइस्टिक डोनेशन को अलाउ कर दिए हैं, यानी कोई स्ट्रेंज पर्सन को भी एक परोपकार की भावना से डोनेट कर सकता है। स्पेन और यूनाइटेड किंगडम में जो है एक नेशनल लेवल पर रजिस्ट्री बनाई गई है, जिसमें किडनी चेन और स्वेप को लेवल को मेंटेन किया जाता है रिकॉर्ड में नेशनल लेवल पर। वो भी काफ़ी अच्छा इस इनिशिएटिव है। यूनाइटेड स्टेट में जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, बहुत सारे लोग जो है थाउजेंड ऑफ पर्सन जो है स्वीप और किडनी चेन प्रोसेस में आ रहे हैं। स्पेन में देखा जाए तो वहाँ पर एक इंटरनेशनल कोलेबोरेशन बनाया गया है किडनी एक्सचेंज के लिए। तो भारत की बात की जाए, इंडियाज रियल चैलेंज देयरफॉर इज टू लर्न फ्रॉम द रेप्लिकेट सच एग्जिस्टिंग सक्सेसफुल रेगुलेशन टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ सेवरल थाउजेंड्स ऑफ सिटीजन। तो भारत के हजारों लाखों लोगों के जीवन बचाने के लिए भारत को बहुत इनोवेशन करने की जरूरत नहीं, इन देशों से सीख सकता है और एक सक्सेसफुल रेगुलेशन बना करके इसे हम अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है फ्री फॉल। जीएस पेपर सेकंड के इंटरनेशनल रिलेशन से ये जुड़ा हुआ है। भारत कनाडा के जो रिलेशन इस समय काफ़ी बिगड़ गए हैं निज्जर की हत्या के बाद, जो कि कनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने अपने पार्लियामेंट में भारत पर आरोप लगाए और जो बहुत ही कड़े निंदनीय भी है। और इस समय देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो मीटिंग हुई है इसी वीक, उसमें जो है ये भारत के विदेश मंत्री और वहाँ के एक ऑफिसर ने जो है काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर भी बातें उठाई गई हैं। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत के खिलाफ जो भी कनाडा ने ये लिया, एक तरीके से देखा जाए तो ये टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड वायलेंस जो है किसी भी देश के लिए पॉलिटिकल कन्वीनियंस नहीं होना चाहिए। और खालिस्तान जो है एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है जो कि कनाडा के माध्यम से भारत में एक्टिव है। और भारत जो है बहुत ज़्यादा कोशिश किया है, बहुत ज़्यादा आतंकवादियों का लिस्ट भी दिया, जबकि ये खुद निज्जर जो है भारत के एनआईए द्वारा, पंजाब पुलिस द्वारा जो है वांटेड है। इसके साथ साथ देखा जाए इसको रेड कॉर्नर नोटिस भी इंटरपोल ने जारी किया है। तो कनाडा को इस पर देखना चाहिए, लेकिन वहाँ पर वोट बैंक की वजह से ऐसा नहीं हो रहा, जिसकी जो है एस जयशंकर ने काफ़ी कड़ी निंदा भी किया है। उन्होंने कहा कि इसे चेरी पिक नहीं देखना चाहिए और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मेंटेन कीजिए, नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर को हमें मेंटेन करना चाहिए। किसी भी आंतरिक मामले में जो देश कर रहे हैं ऐसा बचना चाहिए। उन्होंने कनाडा का नाम लिए बगैर कहा कि ये कनाडा के एलिगेशन जो भारत के खिलाफ है वो काफ़ी गलत है। कैनेडियन यूएन एम्बेसडर रॉबर्ट रे ने जो है वहाँ पर अपीयर किया। उनका कहना है कि भारत में जो है डेमोक्रेसी खतरे में है, लेकिन उसको ये सोचना चाहिए कि जब हमारे देश के आतंकवादियों को पाल रहा है तो एक्चुअल में खुद ही भारत के और अपने ही देश की, विश्व की डेमोक्रेसी को खतरे में डाल रहा है। अगर देखें जो भारत ने और
कनाडा के जो रिश्ते हैं काफ़ी ज़्यादा हमने देखा बिगड़ गए। वीज़ा को कंडीशन को वीज़ा की जो सर्विस को सस्पेंड कर दिया गया और उससे जो है कनाडा का जो भारत के लिए ट्रेड टॉक था वो भी होल्ड कर दिया गया। तो इससे देखा जाए भारत और कनाडा के बीच काफ़ी ज़्यादा रिश्ते बिगड़े हैं। उसे अब जो है और भी अभी उसमें संभावना नहीं दिख रही कि आगे बनेंगे। अगर देखा जाए जो 5 आई एलाइज हैं जो कनाडा के हैं, इन्होंने भी भारत से वो कनाडा का ही इनडायरेक्टली पक्ष लिए हैं। उनका कहना है कि भारत को इसमें कोऑपरेट करना चाहिए, इसमें जो है अरे हम जांच करते हैं। लेकिन इसमें देखा जाए जयशंकर ने साफ साफ कह दिया कि इसमें अभी तक तो कनाडा ने एक जुडिशियल इंटर स्टेट किलिंग के बारे में कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी तो नहीं है। भारत की ऐसी पॉलिसी नहीं है कि हम दूसरे देशों में जाकर के किलिंग करें, और एक इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी है। दूसरी बात यह है कि कनाडा ने अभी स्वयं ही जांच को स्टार्ट ही नहीं किया है, और वहाँ पर कोई एविडेंस न तो दिया है, न कोई जांच किया, न कि उसकी एजेंसी ने कभी कोई जांच का जो है इनिशिएट किया। इस तरीके से भारत के ऊपर ये आरोप लगाना, सॉफ्ट पैडलिंग करना, खालिस्तान एक्सट्रीमिस्ट को जो है जगह देना, सेफ हेवन की तरह बिहेव करना, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और भारत के लिए नहीं, कनाडा के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये खतरनाक होगा। ऐसा आज से नहीं है। हम जानते हैं 1971 के बाद 2015 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कनाडा का विजिट किया। बल्कि 1971 से 2015 तक कोई प्राइम मिनिस्टर विजिट नहीं किया। और 1980 के दशक से देखते हैं कि ये जो है काफ़ी ज़्यादा स्थिति ठीक नहीं है, और इसके पीछे का कारण यही है खालिस्तान मूवमेंट को कनाडा का सपोर्ट। तो अब हमें ये देखने वाली बात है कि जो ट्रैवल और टूरिज्म पर आज तक इस तरीके से बैन नहीं लगा था, जो कि अचानक में लग गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक कंडीशन है। नेक्स्ट आर्टिकल है केयरिंग फॉर द ओल्ड, इंडिया मस्ट अटेन्यू इट्स पॉलिसीज टू इंश्योर द एल्डरली लाइफ ऑफ डिग्निटी। तो अगर देखा जाए तो ये भी जीएस पेपर सेकंड से रिलेटेड है, और वेलफेयर स्कीम फॉर वल्नरेबल सेक्शन। तो वल्नरेबल सेक्शन यहाँ पर कौन है? ओल्ड एज पर्सन है। तो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के जीएस पेपर सेकंड से ये रिलेटेड है। अगर देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड इंडियाज एजिंग रिपोर्ट 2023 रिलीज हुआ है, जिसमें कहा गया है कि 60 साल से ऊपर जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या 2022 में 10.5% थी, यानी 14.9 करोड़ लोग भारत में 60 साल से ज़्यादा उम्र के थे। लेकिन यह संख्या 20.8%, 20.8% या 34.7 करोड़ हो जाएंगे 2050 तक। यानी 2050 तक भारत में 34.7 करोड़ तो केवल ऐसे व्यक्ति होंगे जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा होगी। यानी कुल देखा जाए तो हर 5 में से एक व्यक्ति, यानी 20% से ज़्यादा, यानी हर 5 में से एक व्यक्ति जो है वृद्ध होगा। अब समस्या ये आएगी कि ये जो है इनके हेल्थ इशू, इकोनॉमी और सोसाइटी की जो स्थिति है वो इम्प्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा टफ दिख सकता है, जो कि आज के सिनेरियो में दिख रहा है। तो 2050 तक क्या होगा? केरल, वेस्ट बंगाल की बात की गई है। वहाँ पर बहुत सारे जो युवा पीढ़ी हैं वो चले जाते हैं बाहर, माइग्रेशन कर लेते हैं, कमाने चले जाते हैं। तो वहाँ पर बहुत बड़ी समस्या आती है कि वहाँ पर बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग ही घर पर रहते हैं। अगर उन बुजुर्गों की देखभाल नहीं की जाएगी तो और समस्या हो जाएगी। और देखा जाए तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारे यहाँ जो मेडिकल फैसिलिटी दी गई, चाहे गवर्नमेंट की कुछ जो सेवाएँ हैं, कुछ टेक्नोलॉजी बेस पर जो हम डिजीज़ से लड़ सकते हैं, या बहुत सारे जैसे किडनी, अभी मैंने बात किया किडनी ट्रांसप्लांटेशन की, घुटने का ऑपरेशन, ब्रेन का ऑपरेशन, हार्ट डिजीज, डायबिटीज़, शुगर एक्सेट्रा का जो इलाज हो रहा है, इससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। लेकिन इससे जो है डिजीज़ को लड़ने में तो फ़ायदा मिल रहा है, ये इसके लिए भारत के साथ साथ पूरी दुनिया इसमें आगे आ रही है। लेकिन अगर देखा जाए जो एक्सपेंडिंग है एल्डरली पॉपुलेशन पर, वो भारत में आज भी युवा पीढ़ी शादी के बाद अपने पत्नी और बच्चों के साथ अलग हो जाते हैं, और वृद्ध व्यक्तियों की कोई देखभाल करने वाला नहीं है। तो एक देखा जाए तो ये बहुत बड़ी समस्या को आगे क्रिएट कर सकता है। इसमें ये भी बात कही गई है कि जो भारत में 60 साल से ज़्यादा के लोग हैं उसमें ऐसी एक्सपेक्टेशन है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऐसी है कि 60 साल के बाद व्यक्ति 18.3 जो है नॉर्मल है, महिलाओं के लिए 19 है और पुरुषों के 17.5 साल है। यानी महिलाएं 60 साल के बाद 19 साल जिएंगी, यानी 79 ईयर जिएंगी, और पुरुष 77.5 17 साल जिएंगे। ऐसा एक एवरेज है। यहाँ पर देख सकते हैं कि वीमेंस की जो है एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, जबकि उनकी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है वो काफ़ी लो है, 24% है। तो इस तरीके से देखा जाए तो वीमेंस का इकोनॉमिक और सोशल सिक्योरिटी कम है, तो और भी ज़्यादा वल्नरेबल हो जाती हैं ओल्ड एज के कंडीशन में। तो इसके लिए जो है सरकार ने क्या किया, ये भी एक बहुत बड़ा मामला बनता है कि सरकार को इसमें आगे आना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने के लिए प्रॉपर्टी जो है उत्तराधिकार के नियम तो सरकार ने बना दिए। कोई व्यक्ति बच्चा पैदा हुआ तो उसको अपने माता पिता की संपत्ति में हिस्से मिलेंगे, लेकिन
ये जो है सरकार ऐसा कोई कड़ा कानून नहीं लाई है कि कोई बच्चे अगर अपने माता पिता का ध्यान न रखें, घर से निकाल दें, तो सरकार क्या करेगी, उनको संपत्ति से बेदखल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। ऐसा कोई कड़ा कानून नहीं है, बस व्यक्ति के ऊपर ही सारा चीज़ ढाल दिया गया है। अब अगर हम देखें जो इन स्टेट लेवल की बात की जाए तो साउदर्न स्टेट में जो एल्डरली पॉपुलेशन की जो रेशियो है वो नेशनल एवरेज से ज़्यादा है, और वहीं देखा जाए यूपी बिहार में तो वहाँ पर जो है नेशनल लेवल से कम है। और ये चीज़ें आगे और भी देखने वाली है, 2036 तक 2036 तक ये चीज़ें और बढ़ेंगी कि एल्डरली पॉपुलेशन साउदर्न स्टेट में ज़्यादा होंगी, और यूपी बिहार में भी इसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर युवा पीढ़ी अभी ज़्यादा है, तो यहाँ पर उनका प्रोपोर्शन नेशनल लेवल से कम होगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ओवरऑल बात करें तो 2/5 जो है एल्डरली पॉपुलेशन जो है वो बहुत गरीब है। ये भी बहुत बड़ी समस्या है कि 2/5 पर्सन जो है भारत में ऐसी सिचुएशन में जी रहे हैं। करीब करीब 40% वृद्ध ऐसे व्यक्ति हैं जो आज भी बहुत ज़्यादा गरीबी में जी रहे हैं, लेकिन इनकी स्थिति अलग अलग राज्यों में अलग अलग। जैसे पंजाब में इनकी संख्या केवल 5% बुजुर्ग व्यक्ति गरीब है, वहीं छत्तीसगढ़ में 47% व्यक्ति 47% पर्सन जो है गरीबी में जी रहे हैं। तो 18.7% ऑफ द एल्डरली डू नॉट हैव एनी इनकम। और ये भी देखने वाली बात है कि भारत में 18.7% एल्डरली पर्सन, ओल्ड एज पर्सन ऐसे हैं जिनका कोई भी इनकम नहीं है, वो पूरी तरीके से निराश्रित की तरह जी रहे हैं। उनको कोई खाना देगा तो पाएंगे, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा समस्याओं में जी रहे हैं। तो अगर देखा जाए है ए हाई प्रपोर्शन ऑफ रूरल पॉपुलेशन इज एमंग द एल्डरली एंड ऑफन इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड। तो जो स्पेशली गांव के लोग हैं वो उसके पास तो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, खेती से कोई जो है आमदनी विशेष होती नहीं है, और जब वो 60 साल के बाद उनकी स्थिति ऐसी नहीं हो सकती है कि वो कुछ कमा सके, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड हैं। इनकी संख्या गांव में ही बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, और एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उनके फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए जो बेसिक नेसेसिटी है, फूड है, शेल्टर है, इनकम सिक्योरिटी है, सोशल केयर है, ये जो है एक्चुअल में वो बहुत बड़ी समस्या आगे बनने वाली है, जो कि आज के कॉन्टेक्स्ट में भी दिखना शुरू हो गया। होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच रिक्वायर्ड। तो अब हमें जो है एक केयर करने के लिए पूरी सोसाइटी के लेवल पर काम करने की ज़रूरत है। इसमें एक शब्द आता है जेरियाट्रिक केयर। जेरियाट्रिक केयर की बात की जाए तो यूपीएससी ने इस पर एक क्वेश्चन पूछ रखा है। जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी के सेक्शन में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था जेरियाट्रिक केयर के बारे में। ये काफ़ी ज़्यादा जो है चर्चा में शब्द आजकल न्यूज़ में रहता है, कभी कभी आता है, लेकिन इस पर जो है ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि एल्डरली पॉपुलेशन जो इस देश की जीडीपी को बढ़ा रहे हैं, आज युवा पर्सन वो आगे चल के जब एल्डर बनेंगे, ओल्ड एज में जाएंगे, तो उनकी जो है ज़रूरतों का ध्यान भी इस देश को रखने की आवश्यकता है। सो नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पर्सन 1999 एंड द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, ये 2 कानून बनाए गए हैं जो कि भारत में एल्डर पर्सन, ओल्ड एज पर्सन को ध्यान में रखने के लिए। लेकिन ये कानून उसी तरीके से हैं जैसे कि भारत में बहुत सारे कानून हैं जहाँ केवल किताबों में कानून है, एक्चुअल में उनकी ग्राउंड पर कोई रियलिटी नहीं है। कोई व्यक्ति अगर कोई कोर्ट में जाता है तो उसकी सुनवाई ही नहीं होती है, वो व्यक्ति मर जाएगा, या कहीं अपील करता है तो कोई सुनवाई विशेष होती नहीं है, और पुलिस वाले परेशान ही करते रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें ये चूँकि बात है भारत कानून बनाने में मामले में अग्रणी देश है, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करना यहाँ पर संभव नहीं दिखता है। तो ये है हमें इंश्योर करने की ज़रूरत है कि जो सीनियर सिटीजन है उनकी डिग्निटी, लाइफ डिग्निटी विथ, जो आर्टिकल 21 की बात करते हैं कि जो आर्टिकल 21 कहता है कि लाइफ विथ डिग्निटी, उसकी आवश्यकता है। पब्लिक प्राइवेट पॉलिसी ऐसी बनाई जाने की आवश्यकता है कि जो उनको जो है एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट दें जिससे वो एक डिग्निटी के साथ जीवित रह सकें। तो ये था आज का आर्टिकल। एक आर्टिकल जो है इसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, ये माइलस्टोन इन हिंदू मैरिज रिफॉर्म इन इंडिया। ये पूरी तरीके से जो है देखा जाए पॉलिटिकल साइंस के लिए एक स्पेसिफिक आर्टिकल है, जो भारत में जो तमिलनाडु राज्य है वहाँ पर एक सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट चला था, जिसमें सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट में शादियाँ की बात की जाती थी। तो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं इस आर्टिकल में। जो सारांश है उसमें ये कहा गया कि जो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट था उसकी जो शादियाँ थी उसको पहले जो है एक्चुअली उसको मान्यता नहीं मिली थी, उसको एक लीगल स्टेटस नहीं मिला था। जो वहाँ के बच्चे उससे शादियों से पैदा होते थे वो बच्चों को भी एक लीगल चाइल्ड कंसिडर नहीं किया जाता। तो इसमें राइटर का एक आंसर है कि स्पेशली तमिलनाडु के लिए पार्लियामेंट में भी कानून बनाया गया 1967 में, और वहाँ से 1953 से ही मामला चला आ रहा था। तो ये बात देखने वाली बात है कि वो लोग कहते हैं कि हम हिंदू ब्राह्मणिकल सोसाइटी को मान करके शादी नहीं करेंगे, हम जो हैं हिंदू धर्म से दूर रहेंगे। लेकिन उनको जो हिंदू धर्म के मान्यता में रखा जाता है, लेकिन
वहाँ की सरकार जो है, जब राज्य सरकार की बात की जाए, जब पहले कांग्रेस थी, बाद में यूनियन गवर्नमेंट ने इवन अभी 2017-18 में भी यूनियन गवर्नमेंट ने भी कहा है कि जो भी इस तरीके की शादियाँ होंगी उसे हम स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत मानेंगे, जिसमें इंटर कास्ट इंटर रिलीजन की शादियाँ हो सकती हैं या कोई व्यक्ति शादी कर सकता है। तो इसमें जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट था, इसमें मेनली शादी की प्रक्रिया ये थी कि वो लोग शादी सोलमनाइज करते थे। तो वहाँ पर किसी फंक्शन का आयोजन नहीं करते थे, किसी ब्राह्मण को पुरोहित को नहीं बुलाते थे, वो अपने घर के लोगों दोस्तों के बीच शादी कर लेते थे। लेकिन जो हिंदू मैरिज एक्ट में कहा गया है सिंपली कि जब भी शादी होगी तो उसमें एक हिंदू रिचुअल को, धार्मिक रीति रिवाजों के साथ, हिंदू धार्मिक रीति रिवाजों के साथ शादी होगी तभी उसे मान्यता प्रदान किया जाएगा। लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट कहता है कि हम जो है ब्राह्मणिकल सोसाइटी, जो कि एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, जो मनुस्मृति के आधार पर है, जो सप्तपदी के आधार पर है, वहाँ पर उसे हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। तो इस आर्टिकल में यही डिस्कस किया गया है कि ऐसे बहुत सारे कपल हैं जिनको शादी को इलीगल कर दिया गया है, उनके बच्चों को इलीगल चाइल्ड जो है डिक्लेयर कर दिया, स्पेशली मद्रास हाई कोर्ट तक ने कर दिया था। और इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी मामला आया है और इसमें कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसे लीगलाइज किया जाएगा। लेकिन यूनियन गवर्नमेंट का या पहले की गवर्नमेंट का जो डीएमके गवर्नमेंट रही, उसके अलावा जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है वो लोग चुप ही रहे हैं। और डीएमके गवर्नमेंट जो है, जो प्रेजेंट टाइम में भी तमिलनाडु में शासन कर रही है, यही एक गवर्नमेंट है जो कि इसकी मांग करती है, जबकि यूनियन गवर्नमेंट इसको कहती है स्पेशल मैरिज एक्ट में रखा जाए। तो इसी से रिलेटेड ये एक मैरिज रिफॉर्म की बात करता है कि जो नॉन हिंदू रिचुअल को मानने वाले लोग हैं उनको भी एक अलग से एक रिफॉर्म के माध्यम से ऐड किया जाना चाहिए, उनको एक लीगल स्टेटस मिलना चाहिए। तो ये था आज का आर्टिकल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।